गर्मी की शिद्दत जो बहुत ज़्यादा थी उसमें थोड़ी कमी देखने में आएगी। बाकी पानी कहाँ कहाँ है शहर में, आप इस वक्त सिटी 42 की स्क्रीन पर देख रहे होंगे जी, रेड टिकट्स चल रहे हैं किन किन जगहों पे बारिश का पानी था। अभी गालिबन जो है मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है कहाँ पर है, लेकिन अफसरान कोशिश भी कर रहे हैं। बाहर जो लोग निकले प्लीज़ मोहतात ड्राइविंग कीजिए, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि गाड़ी एकदम से, आज मैं भी ब्रेक लगा रही थी तो महसूस हो रहा था कि बहुत सडन ब्रेक लग रही है, तो एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। पहले खुशगवार मौसम पे एक कमेंट, फिर कुछ बिजली गायब होने पे एक कमेंट, और फिर डेंगू के लिए क्या आप लोगों ने करना है, कितनी एहतियात करनी है, लोगों को क्या करना चाहिए। शाहिद सिप्रा साहब आपसे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बारिशें तो अब होंगी, मानसून का बाकायदा तौर पर लग रहा है कि आगाज़ हो गया है। साथ ये भी कहते हैं बिजली भी जाएगी, वो तो जानी ही जानी है, उसमें तो कोई उसके को दूसरी राय ही नहीं है। और आप देखें, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं अपने इंट्रो में कि बारिश का पानी जमा हुआ है, ये तो अभी मेरे ख्याल में घंटा डेढ़ बारिश हुई है, इससे ज़्यादा तो आपने एक तस्वीर देखी है। हाँ, तो ये जो हफ्ता के रोज़ जो हुई थी वो भी इसी तरह इतने ज़्यादा बारिश नहीं थी, बल्कि स्पीड उसकी ज़्यादा थी, टाइम बहुत कम था। हाँ जी, ऐसे ही है। और जो इस वक्त प्रिडिक्शन की जा रही है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा बारिशें होंगी, और अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आपके सामने हालात हैं कि 1 घंटे की बारिश लाहौर में जो नकासी आपका सिस्टम है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और अगर यही बारिश 2 से 4 घंटे तक, जो कि होता है माजी में 4-5 घंटे तक भी मुसलसल बारिश होती है, और वो आवाम के साथ क्या होगा ये तो देखना है। फिर आपका मेन जो दाखिली रास्ता है बंद रोड, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। वॉल्टन रोड पे बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो मेरे ख्याल में हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। गो के इंतज़ामिया, आप जिस तरह खुद जिक्र कर रही हैं कि मुतहरिक भी है, अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं। वो मुझे ना सिर्फ खबर की हद तक और बातों की हद तक लग रहा है, अफसरान वो साथ ही साथ नजर देखें, ये चीज़ें कबल अज वक्त करने वाली होती हैं कि आपने ड्रेन जो है उसकी सफाई कर ली है, डिस्पोजल जो है उनको शहर की जगह ऐसी नहीं है। चिल्ड्रन से सर्विसेज हॉस्पिटल की बात की जा रही है, चुंगी की बात की जा रही है, जहाँ पर हर जगह इस टाइम रिपोर्ट ये किया जा रहा है चुंगी ज्यादा डूबा हुआ है। देखें, उस पे सोशल मीडिया पे भी आई हैं, सोशल मीडिया पे भी वीडियोस आई हैं चुंगी अमर सिद्धू और अतराफ के इलाकों में, या फिर बारिश ज्यादा हुई है या वहाँ नकासी आपका सिस्टम बैठ गया। वहाँ देखना वॉल्टन के साथ है ना वो बेसिकली, वहाँ ज़्यादा लोगों के घरों में पानी भी गया है, वहाँ ज़्यादा पानी का इशू आया है। बाकी अहम शराह डेविस रोड, जहाँ से साई साहब आए हैं, डेविस रोड पे पानी जमा होता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त पानी जमा है। आपके गुलबर्ग जो है उसका ड्रेन सिस्टम उस तरह नहीं है, गुलबर्ग के इलाके में पानी लाजमी जमा होता है, जो मर्जी कर लें। चल रहा है 7 अप गोल चक्कर, बारिश का पानी जमा। ये देखे ना, ये आप जो इलाके जिनका जिक्र कर रही हैं ये सब वॉल्टन रोड और उस प्रोजेक्ट से मुतसिल हैं, ये उसके अतराफ के इलाके हैं। तो DHA बड़ा पानी जमा होता है, आपके प्रोड्यूसर DHA से आती हैं, इनसे पूछें कि DHA में कितना पानी जमा होता है। तो मेरे ख्याल में मानसून तो अब तकरीबन जो आप उसको कह भी सकते हैं प्री मानसून कह लें, या जो कह रहे हैं बारिशें शुरू हो गई हैं, और अफसरान आपको बूट पहन के नजर आए, और CM साहिब अभी मुझे तवक्को है कि वो आएंगी, चूँकि वो जिस तरह बूट पहन के आएँ या वैसे आ जाए, बूट पहन के ही आएँ जी, और बड़े मसाइल होते हैं जी। और पानी है, आलूदा पानी है उसमें, तो नहीं जी ये तो एहतियात करनी भी चाहिए। साई साहब देख कर आए हैं बारिश का पानी रास्ते में था ना, एक तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, ये तो लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन सिप्रा साहब की अपनी भी लाइट बंद है। मसला ये है कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है, परसों भी बारिश हुई थी तो बिजली बंद थी, और सिप्रा साहब की मेरा ख्याल 4-5 घंटे वो मैं अभी आके पूछूंगी कि ये चीज़ें लाजमी मलजूम है, ये हमारा वो सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं कि जब भी बारिश आती है तो हम दुआ कर रहे होते हैं कि लाइट ना जाए। और आज सुबह भी जहाँ जहाँ बारिश हुई है मेरा ख्याल लाइट वहाँ पे, लाइट हमारी काफ़ी देर गई, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि 1 घंटे बाद आ रही है, सिप्रा साहब की अभी तक नहीं आई। और दूसरी बात, जो पानी की निकासी के हवाले से बात कर लें, तो अभी हम जब आ रहे थे तो शादमान का जो दूसरा गोल चक्कर है वहाँ पे वासा के लोग तस्वीरें बना रहे थे, शाहजमाल गोल चक्कर, वहाँ पे पानी नहीं खड़ा था। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अगर यही लोग जो 10 लोग खड़े सिर्फ तस्वीरें बनवा रहे हैं, ठीक है पानी निकल गया यहाँ से, तो आप किसी अगली जगह पे चले जाएं जहाँ पे पानी खड़ा है, आप यहाँ पे तस्वीरें ना बनवाएं, तस्वीरें बनवाने की बजाय काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, लोगों को सहूलत होगी। शाहराएँ जो हैं वहाँ पे ट्रैफिक का आपको पता है, जब पानी होता है तो एक तरफ जब जिस साइड पे पानी नहीं होता लोग कोशिश करते हैं उस पर ट्रैवल करें। तो मेरा ख्याल है तस्वीरें बनवाने की बजाय आप
काम करें, काम करने से लोगों को सहूलत होगी, लोगों को फैसिलिटेट कर अच्छा, सकेंगे। वो परमानेंट कैंप भी लगा दिए जाते हैं मॉनसून के लिए ना, वो अभी वासा के तक तो नहीं जाने लगाए गए, लेकिन मेरा से। बाकी ख्याल अभी नजर कहीं नहीं आ रहे, लेकिन नहीं जो तो पहली बारिश होती है वो तो चले हम मान लेते हैं कि उसमें आपकी चीज़ें जो है वो स्मूथ हो रही होती हैं, आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे मसले हैं, वो मसले दूर कर लिए जाते हैं। लेकिन जो परसों बारिश हुई थी उसमें भी सड़कों पे पानी जमा हुआ था। सही। तो मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को उसी अब तो तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयारी पता कर नहीं लेनी किस चीज़ चाहिए। का। साहिब साहब, मुझे डेंगू के हवाले से कमेंट चाहिए, क्योंकि डेंगू का खतरा इस मौसम में ज़्यादा मंडाने लगता है, केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यही अभी तीसरी बात यही थी कि जब बारिश आती है तो फिर बिजली बंद होती है और उसके बाद डेंगू आना शुरू हो जाता है, और फिर जब डेंगू के केस रिपोर्ट होने शुरू होते हैं बड़े लेवल पे तो फिर लोग एक्टिव होते हैं। मेरा ख्याल है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो पहले भी रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले रहे होंगे, ज़रूर लेनी चाहिए, चूँकि ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, फिर आपको अद्वियात की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो हमें सोसाइटी के तौर पे भी ये करना चाहिए कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह आपने भी इंट्रो में कहा कि वो ज़रूर हमें वहाँ से हटाना अच्छा, चाहिए। अब ये किसी ने नहीं करना, इसके लिए एहतियात आप लोगों को खुद करनी है। बच्चे आजकल स्कूल से वैसे नहीं जा रहे, तो मेजर एहतियात आप लोगों ने अपने घरों में करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को क्या करना है, कब्रिस्तानों में टायर शॉप से थोड़ा सा ये एक्टिविटी करनी है, तो इंशाल्लाह कुछ हालात बेहतर रहेंगे। मुझे बिजली के हवाले से बता दें, मानसून में बारिशों की प्रेडिक्शन है और बहुत ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन है, तो जब जब बारिश होगी एक तवील अरसे के लिए लाइट भी जाएगी। जी बिल्कुल, फीडर्स भी ट्रिप होंगे, उस पर आने टेक्निकल फॉल्ट्स, ओवरहेड सिस्टम है सारा, और बिलखसूस वो जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं, दरख्तों में से जो लाइनें गुजर रही हैं आपका, जिसमें आपका गुलबर्ग का इलाका है, जमान पार्क ले लें, और उसके बाद धर्मपुरा इस साइड के इलाके, बहुत सारे हैं, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर डैमेजिंग की शरह ज़्यादा होती है, वो तो फिर बहुत लंबे टाइम के लिए वो फिर 18 घंटे 20 घंटे तक भी बिजली बंद रहती है कई इलाकों में। बाज़ अच्छे जो दफातर वहाँ है कि ट्रॉलीज मौजूद होती हैं, 5-6 घंटे बाद रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, लेकिन जब शरह बढ़ती है, मतलब हर सब डिवीजन में रोज़ाना 3 से 4 ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं, और उनको रिप्लेस करना, फिर सबसे बड़ा मसला पता क्या है, बकेट क्रेन्स तो इन्होंने ख़रीद ली हैं लाइन स्टाफ के लिए, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर उठाने के लिए हैवी क्रेन्स है वो नहीं मौजूद हैं। मैं अगर एक डिवीजन की बात करूँ, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, गुलबर्ग डिवीजन, उसमें लिबर्टी सब डिवीजन है, गार्डन टाउन सब डिवीजन है, फैसल टाउन सब डिवीजन है, शाह कमाल और रहमानपुरा सब डिवीजन, ये एक क्रेन है इनके पास। मुझे बताएं वो ड्राइवर और वो क्रेन, किसी जगह पे अगर ट्रांसफार्मर उतारना है तो उसी क्रेन ने जाना है, अगर लगाना है तो उसी क्रेन ने जाना है। क्रेन्स की तादाद जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक ये सिस्टम नहीं चलता। दूसरा, स्टाफ की भी किल्लत है। हमारे यहाँ बहुत सीधा सिस्टम है, जो मेंटेनेंस का काम होता है वो बस बराए नाम होता है, पुराना मटेरियल जो डिसमेंटल मटेरियल है वो उठाया जाता है, वो दोबारा लगा दिया जाता है, तो बस 8-8 घंटे बिजली बंद करना मामूल होता है मौसम सरमा में, और शट डाउन अखबारात में छपते रहते हैं कि हम इतनी मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता। मैं एक आखिरी कमेंट करूँ आप पे, मुझे कल जो लेस्को चीफ शाहिद हैदर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ है। लेस्को चीफ को आना पड़ा है, एक एरिया की बिजली बंद होने की बुनियाद पर लेस्को चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है, बिल्कुल। और वो कौन सा एरिया है? GOR 1 में। अगर वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या अशराफिया की लाइट बंद होती है तो आप ग्रेड 17, 18 और 19 के ऑफिसर को सस्पेंड कर देते हैं। बिल्कुल। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि 213 या 214 फीडर्स हमारे जो ट्रिपिंग आई वो बिजली बंद हुई और 5 से 6 घंटे हर फीडर को बहाल करने में टाइम लगा। सही। फिर वो 213 वाले भी SDO आप सस्पेंड कर दें ना, फिर वो XCN और SCs भी आप सस्पेंड कर दें। आप सिर्फ उन ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स की बुनियाद पर या सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल की हदायत की रोशनी में उन लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं जो GOR से मुंसलिक हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये जो तजाद है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप आवाम के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स को भी खड़ा करें तो फिर तो समझ आती है। सिर्फ एक एरिया की बुनियाद पर देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो फिर बाकी जो लाखों कंज्यूमर्स हैं उनका कौन सुनेगा? उनकी बात सुनने वाला हालांकि इनको हो सकता है बिजली मुफ्त हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर देखें फिर इनको GOR को 2 साइड से VIP ग्रिड बना हुआ है, इनका अलहदा ग्रिड है जी बिल्कुल, वो कि आपके सप्लाई एक तरफ से जाए तो दूसरी तरफ से बहाल हो जाए। उसके बावजूद ये चीज़ें मेरे ख्याल में लेस्को को ओवरऑल सारे कंज्यूमर्स को एक ही नज़र में देखना चाहिए। कंज्यूमर्स तो एहतजाज करें। शाहिद सिप्रा साहब, मुझे आने उस खबर की तरफ भी। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। करना क्या है अब आपको, महंगाई पे महंगाई, और सबसे बड़ा मेरे घर अभी रात को डिस्कस हो रहा था और मेरे फादर इन लॉ ने क्या किया जी, जो पिछले यूनिट थे उनको मैच करके बताया कि पिछले साल इतने यूनिट इस्तेमाल, क्योंकि हमारे 3 मीटर लगे ना, तो मैं कितनी बिजली ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ वो मुझे बताया गया, अब मुझे क्या करनी है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपको मोहतात रहना है, एहतियात के साथ बिजली इस्तेमाल करनी है, तो ये चीज़ें लाजुम व मलजूम है। अब मेरी रीज़न ये थी कि पिछले साल यूनिट कितना था, इस साल यूनिट कितना, मैंने थोड़ा अपने आप को भी तब बचाना होता है ना, लेकिन स्टिल आपने बिजली कम इस्तेमाल करनी है। वो कम इस्तेमाल करके भी अगर आपको हज़ारों की तादाद में बिल आ रहा है, क्या करें लोग, फिर एहतजाज ही करेंगे। देखिए बेसिकली ये कैलकुलेशन आपके लिए की गई है, पिछले सालों में क्यों नहीं हुई, इस साल में क्यों की गई है, इसकी वजूहात हैं, ये आपको भी पता है और सब लोगों को पता होगा जिन्होंने कैलकुलेशन की है। अब आज आप खुद कह रही हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करनी चाहिए, जब मैं कहता था तो आप कहती थी नहीं होनी तो चाहिए। ये कैलकुलेशन के बाद ही एहसास हुआ नहीं, ना कि आप ये हर महीने फिर वही बात आ गई ना, है। वो कैलकुलेशन आपके लिए थी, ये घर घर की कहानी है, वहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो इत्तदाल के साथ हमें आना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इत्तदाल पसंदी की, अब ज़रूरत है, आप नहीं करेंगे तो जेब के पे जो बोझ है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इत्तदाल के बाद भी बिल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इत्तदाल अगर नहीं करेंगे तो आपका बोझ जब जेब पे पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे और फिर उसी सिस्टम पे आपको आना पड़ेगा। अब हम रही बात कि बिजली की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि आम सारिफ के बस में आप बिल जमा करवाना रहा ही नहीं है। ऐसे ही है। अब 200 यूनिट, 199 यूनिट का बिल आपका आता है 3000 के करीब, और 1 यूनिट चेंज होता है। स्लैब इतना ख़तरनाक है कि 199 तक हैं आप तो आपको 13 रुपए का यूनिट है, और 200 आप करते हैं तो फिर आपको 27 रुपए का यूनिट है। देखें ये कितनी ज्यादती है, मतलब वही बिल 3000 वाला आपके 7000 के करीब चला जाता बिल्कुल है। सही। और 200 यूनिट कंजम्पशन, कौन सी कंजम्पशन है, बहुत कम लोग हैं जो 300 से ऊपर। अच्छा माजरत, 300 से एक ऊपर दफा लोगों को समझा दें, ये स्लैब जो आपने बताया हमें तो पता है ना, मतलब अगर आपके इतने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो आपको पर यूनिट ये पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा थोड़ा एक दफा मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कैटेगरीज क्या है, फिर हम नए टैरिफ पे आएंगे। मैं ये छोटा जो कंज्यूमर है उसको बता देता हूँ, 200-300 वाला। एक कैटेगरी है प्रोटेक्टेड, एक नॉन प्रोटेक्टेड है। नॉन प्रोटेक्टेड तो आप छोड़ दें, वो तो आपका स्लैब्स हैं और वो। अब इसमें क्या है, इसमें भी शराइत हैं। कड़ी शर्त क्या है कि आपने मुसलसल 6 महीने तक 199 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करनी है तो आपको कम रेट लगेगा। उसमें लाइफ लाइन जो कंज्यूमर्स हैं जो 50 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनको को 9 रुपये लगेगा, और बाकी जो 199 वाले हैं उनको 13 रुपये का। 50 काम छोड़ के ना आपने बिजली लाइफ लाइन है, सब है, लाखों की तादाद में इस तरह के कंज्यूमर। अच्छा, अब 199 पे अगर आप मुसलसल 6 महीने 199 से कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको रेट 13 रुपये का ही लगेगा। लेकिन इन द मीन वाइल अगर किसी एक महीने में आप 200 पे चले गए हैं तो फिर अगले उस कैटेगरी से निकल जाएंगे, फिर अगले 6 महीने आपको 27 रुपये वाली स्लैब लगेगी। फिर आप 200 से कम नहीं करें, 200 से कम करें या ज़्यादा करें, फिर वो आप उस कैटेगरी से निकल गए हैं। मैं कड़ी शर्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसलिए, अब फिर उससे निकल गए हैं। फिर आपने 6 महीने और इंतज़ार करना, फिर मुसलसल 6 महीने आप करेंगे डाउन, फिर दोबारा उस कैटेगरी में आएंगे, फिर 1 महीना कहीं निकलेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे 27 रुपए। इम्तिहान वाली बात है, आपको तो ये कौन करेगा, ये तो ऐसे ही है जब आप कोई चीजें लेने मामलाते जिंदगी छोड़ दें और रह जाएं इस तरफ। जब आप चीज लेने जाते हैं तो बड़ी सी कीमत लिखी होती है 1500 रुपया, तो जब बिल देते हैं तो नीचे 300 और आ जाता है, टैक्स इंक्लूड, वो छोटा सा लिखा होता है। तो सिपरा साहब 200 यूनिट वाली बात तो सुनी थी, लेकिन इस तरह की शराइत जो है ये बड़ी, ये देखें प्रोटेक्ट, जिस पे आपकी गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ईवन जो तकारीर और सारे करते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, बेसिकली ये सब्सिडी इतनी शराइत पे रख के दे रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा ही नहीं होता। मेरा ख्याल अच्छा, एक और मैंने ये लास्ट इस 2-3 दिन पहले एक और स्टोरी दी है, इन्होंने ना प्रो रेटा एक सिस्टम राइज किया नेपरा ने और पावर डिवीजन में, उसकी वजह से आपको प्रोटेक्टेड लाखों कंज्यूमर्स बड़े सफ़र हुए हैं। उसमें ओवर बिलिंग हुई है, डोमेस्टिक सेक्टर को ओवर बिलिंग हुई है 20 से 30 यूनिट्स, किसी को 10 यूनिट की, किसी को 11 की, किस तरह हुई है, लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक कंज्यूमर है, उसका बिल्स है, बहुत सारे बिल्स मेरे पास हैं, उनका 197 यूनिट सपोज उसने इस्तेमाल किए हैं, बड़ा 6 महीने कंट्रोल करके लाया है, लेकिन प्रो रेटा रीडिंग सिस्टम आपने राइज किया, वो उसने पूरे 30 दिन की रीडिंग की एवरेज निकाली, वो आपको 205 पे ले गया।
आपकी तस्वीर और रीडिंग जो मुताबिक आप 197 पे हैं, हाँ। लेकिन प्रो रेटा रीडिंग सिस्टम से जब आपने पूरी एवरेज ली है तो फिर 7 यूनिट ऊपर गए हैं तो आप उस कैटेगरी से निकले। आम सारिफ को अब मुझे सिर्फ आपसे एक सजेशन चाहिए, बिजली का बिल मुझे कम कैसे आएगा? सुसर ने बताया नहीं, IMF का कर्जा उतरेगा, सुसर ने बताया नहीं है। प्लान कर लिया है कि क्या करना है। IMF का कर्जा उतरेगा तो फिर मेरा नहीं, वो ख्याल तो प्लान कर बिजली लिया का देखें इस दफ़ा फिर 5 रुपए कुछ पैसे फिर इफेक्ट होगा, आपका बेस टैरिफ चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट आएगा ये जुलाई में जब इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर फिक्स चार्जेस की एक स्टोरी मैंने दी थी कि 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस आ रहे हैं, यूनिट्स के हिसाब से आ रहे हैं। वो भी 1 महीना, अब 15 दिन गुजर गए हैं, 15 दिन बाद अगर और उस पर गवर्नमेंट उसको मुस्तरद नहीं करती तो वो स्टैंड करेगी और 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगी, वो फिक्स चार्जेस भी आना शुरू हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है ये जो एहतजाज है ये बड़े लेवल पे ये नजर आएंगे। एहतजाज चला जाएगा। देखें लोगों, कल मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएस उतार दिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ 2 फ्रिज थी 1 फ्रिज पे आ गए हैं। इतना करके भी 200 यूनिट 300 यूनिट वाले का बिल जब 9-10 हज़ार रुपये आएगा नहीं बर्दाश्त होगा। ये 200-300 यूनिट वाले का बिल जब 2-3 हज़ार 2500 आता था वो अफोर्डेबल था, वो बर्दाश्त कर लेता था। मुझे बताएं जिसकी तनख्वाह एवरेज हमारे यहाँ लेबर की तनख्वाह क्या है? 30,000 40,000 मैक्सिमम 50,000 रुपये। बहुत सारे लोग इस पे इसमें थोड़े लोग ठीक है ना। मुझे बताएं कि जिसका बिल ही 10-12 हज़ार आ जाना है और वो बाकी चीज़ें किस तरह चलाएगा। इसलिए आप बिजली की कीमतों पे वफाकी हुकूमत कहीं नजरसानी नहीं कर रही, कहीं रिलीफ की बात नहीं हो रही, कहीं कोई बात नहीं हो रही। कैसे करे? जो IMF के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स है मेरा ख्याल है वो सारे पेट्रोल और डीजल और बिजली के से ही सारे पूरे हो रहे हैं। बाकी टैक्सेस तो चले जो कलेक्शन होती है वो होती है, लेकिन मेन जो इनका सोर्स है वो यही है और इसी में हर बंदा फॉल करता है, क्योंकि हर बंदे ने पेट्रोल भी इस्तेमाल करना है, बिजली भी इस्तेमाल करनी है और इस तरह रगड़ा दिया जा रहा है कि समझ से बाहर है और चीज़ें दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही हैं। आपने अनाउंस तो कर दिया 37,000 मेरा ख्याल है हर बंदे की जो महाना, मेरा नहीं ख्याल किसी जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा। आप देख लें, किसी जगह पे भी चेक कर लें, किसी फैक्ट्री को चेक कर लें, किसी मार्केट में जाके लोगों से मज़दूरों से बात कर लें, किसी जगह पे भी नहीं। मैक्सिमम 20-25 इवन के स्कूल टीचर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जाके चेक करें डाटा, 20-25 हज़ार 15,000 20,000 25,000 पे रखे हुए हैं लोग। तो अगर आप लोगों की ये जो इनकम नहीं बढ़ाएंगे और कीमतें बढ़ती जाएंगी तो एंड ऑफ द डे फिर कीनिया वाला हिसाब, कीनिया वाला हिसाब होगा जो मुझे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की तरफ आना है। साहिब साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक आखिरी बात इस पे और करना चाह रहा हूँ कि बिजली की कीमत आप देखना, कह रहे हैं कि 10 रुपये इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, उससे कई गुना इन्होंने जो दूसरी साइड पे MDI चार्जेस फिक्स चार्जेस जो 500 रुपये पर किलो वाट थे वो 2000 कर दिए हैं। वो 10 रुपये यूनिट वाला इस तरह। एक और बात, आखिरी बात जो पब्लिक के लिए है, आटा चक्की जो है उसको इंडस्ट्रियल टैरिफ लगता है, सनती टैरिफ उसको लगाया जाता है, उसकी जो रेट्स हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। इसलिए अगर चक्की, यानी आप कह रहे हैं बाकी चीजें भी महंगी हैं। एग्जैक्टली, आटे की कीमत बढ़ेगी। मुझे बताएं कि जिसने बिल देना है, कमेंट चाहिए था, उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा? बिजली चोरी पे आप उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए ना, जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। FIA रेट्स कर रही है, लेस्को के साथ कर रही है, कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है, लेकिन जिस लेवल पे जितनी बिजली चोरी हो रही है उस लेवल की उस तरह की कार्रवाई दोनों तरफ से ये काम भी कर लें, ध्यान सिर्फ बिजली की कीमतें बढ़ाने पे लगाया। खैर मोहतात रह के बिजली इस्तेमाल करें, इसके अलावा हल कोई नहीं है। लेकिन जो हालात शायद सिप्रा साहब बता रहे हैं, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये एहतजाज बढ़ेंगे और बढ़ने भी चाहिए। आवाम की जेबों में अब जो इतनी सख्त नहीं है कि सिर्फ सारे पैसे बिलों में ही अदा किए जाएं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ से। वेलकम बैक वंस अगेन। महंगी बिजली के बाद बात कर लेते हैं महंगे पेट्रोल की। आवाम के साथ मैं तो ये कहूँगी कि मजाक किया जा रहा है। कभी एक महीना पेट्रोल की कीमत कम करते हैं, अगले महीने ज़्यादा कर देते हैं। कभी आवाम को बड़ा एहसास दिला देते हैं कि हमने आपको रिलीफ दिया, वही रिलीफ 15 दिन बाद और 1 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। साई साहब रिलीफ समझ ही नहीं आ रही कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मजाक नहीं है। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ, रिलीफ की समझ ही नहीं आती। आप कह रही रिलीफ मिल रहा है, कहाँ से रिलीफ? कि शुरू होता कि तो मुकदा पता नहीं लग रहा। कीमतें जितनी मर्जी कम हो जाएं, आप मुझे झूले दिए जाते हैं 15 दिन के लिए। आप मुझे बताएं मार्केट्स में किसी चीज़ की कीमत कम होती है? बिजली की कीमत कम करें, पेट्रोल की कीमत कम करें, किसी जगह पे हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। आपकी तनख्वाह जो है वो पहले 10-12 दिन में बिल्कुल फारग हो जाती है और उसके बाद आप बिल्कुल वो हैंड टू माउथ होते हैं। किस तरह आपने गुजारा करना है। आपके घर की सब्ज़ी जो है वो भी कम से कम 400-500 रुपये में आती है। अगर आप चिकन बना लें तो
1000 से 15 रुपये पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है ये तो समझ से बाहर है, लेकिन जितने टैक्सेस आयद कर दिए गए बजट में, अब आज से चीज़ें जो हैं वो मज़ीद चेंज होना शुरू हो जाएंगी, मज़ीद जो है वो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी गरीब की तो पहुंच में नहीं रही। ऐसे ही आप जाके बाज़ारों में लोगों के हालात तो देखें, आप सफ़ेद पोश तबके से बात करके तो देखें कि उनके क्या हालात हैं। बिल्कुल आप जब वोट लेने जाते हैं तो उस वक्त की जो आपकी स्पीचेज़ हैं वो बड़ी और तरह की हैं, लेकिन जो यहाँ पे आके अब जब गवर्नमेंट में आते हैं और जो जिस तरह आप टैक्सेस इम्पोज करते हैं, जिस तरह आपकी पॉलिसीज़ देते हैं, वो बिल्कुल उसके डिफरेंट। और इससे तो मेरा नहीं ख्याल, बड़ी मायूसी है लोगों में, बड़े परेशान हैं लोग। और हर जगह पे मैं कल एक हाल रोड के ताजर थे, वो मेरे साथ खाना खा रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने तो सामान मंगवाना ही बंद कर दिया। कह रहे हैं चूँकि बचत उसमें उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम फ़र्ज़ करें चाइना से चीज़ें मंगवा रहे हैं, करोड़ों रुपए हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब यहाँ पे आती हैं चीज़ें तो उस पर टैक्स इतना आयद कर दिया कि बचत बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जो लोकल यहाँ की चीज़ें बन रही हैं वो उसकी उस तरह सेल नहीं है जिस तरह यहाँ के लोगों का मिजाज है या डिमांड है। तो हर चीज़ में यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। मतलब आप अपने बजट को जितना मर्जी सेटल कर लें और पूरे महीने की प्लानिंग कर लें कि अच्छा आपने इतने पैसे इसके लिए रखने, इतने पैसे, एंड पर आके कहीं ना कहीं ये जो कीमतें बढ़ना है ये आपके लिए जेब खाली हो जाती है। मुझे तो ऐसे में लग रहा है कि ईद पे इन्होंने कहा कि चलो घर फेरा शेरा लान जिन्हें नहीं जाना, थोड़ा ज़हनी तौर पे दसिए कि चलो पेट्रोल सस्तो है, सही सा हो मेरे जो लोगों के जाओ यार चक्कर लाओ, कुछ नहीं होना। देखें, रिलीफ का बुनियादी मकसद क्या होता है कि मुसलसल उसमें चीज़ें कम हों और उसकी वजह से इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे आए। हम लोग यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम लोग तनकीद करते हैं ना कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई, आपका तो खैर गुड्स से वाबस्ता भी हैं आप, लेकिन उन किरायों में कमी नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप उसको स्टेबल ही नहीं कर पाते। ऐसे आपने 7 रुपए कम किया, आज बढ़ा दिया फिर उसी तरह। तो फिर मुझे बताएं कि 15 रोज के दौरान कौन से ऐसे ताजर या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अपनी कैलकुलेशन करेगी, ये देखें ना, अगर फिर रिलीफ देगी ना, ये देखें अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो बिजली की बढ़ जाती है, बिजली कम होती है तो कोई और टैक्स आप पे लग जाता है। ऐसे ही है। तो वो ताजर को उस तरह रिलीफ मिले कि आप किसी भी सेक्टर पे दे रहे हैं तो फिर तमाम जो उसकी चीज़ें उसके साथ अटैच हैं उन सब में कमी होगी, तो फिर चीज़ों की कीमतों में कमी होगी। वो मैं कल ही बैठा था एक रेस्टोरेंट पे, तो वो कह रहे थे जी कि आपकी मुर्गी सस्ती हुई है तो कीमतें कम नहीं हैं। तो उसने कहा मुझे 11 लाख रुपया बिजली का बिल आया, पिछले साल मुझे इसका 6 लाख 6.5 लाख बिल आता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी महंगाई तब कम होगी जब आप एक अलहदा सा कोई जामे प्लान लेके आएंगे, कोई और प्रोग्राम होगा जिसमें सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, बिजली की बढ़ गई, दूसरा टैक्स लग गया, दूसरा टैक्स लग गया, तीसरा लग गया, तो मेरा नहीं ख्याल किसी जगह और दूसरा ना आपको हमेशा कुछ अच्छे की उम्मीद नज़र आ रही होती है, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ उम्मीद नज़र आ रही होती है, ऐसी कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखें, अगर तो आवाम की जेब की तरफ देखें और मुसलसल बोझ को देखें तो कहीं पर उम्मीद नहीं नज़र आ रही। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग तो किस तरफ हैं, हमारी जो मेजॉरिटी है, एक्सरियत, मैं होती है ना कि आने वाले वक्त में आसानी के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ऐसी की आपने बजट दे दिया, सबकी नजरें बजट पे होती हैं। वो जिस तरह का बजट आया है, आपका ना ताजर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, और उसके बाद जो पब्लिक को जब उसकी समझ आएगी, समझ तो उस तरह आनी नहीं है, लेकिन जब वो पैसे खर्च होंगे, जब इजाफी कीमत आएगी, फिर समझ आ जाएगी, फिर लग पता जाएगा, फिर वो पंजाबी में हम उसको कह लेते हैं। अब क्या है कि आप रिलीफ की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी जगह पे, बिजली की कीमत आपकी हर माह फ्यूल प्राइस भी आ जानी है, 3 महीने के बाद क्वार्टर टैरिफ भी आ जाना है, उसके बाद पेट्रोल हर 15 दिन के बाद ये बढ़ना है या कम होना है। तो उसके बाद हम लोग सोचें कि हमारे यहाँ जितनी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं कीमतें कम होंगी। हम क्या है, हम लोग जो ज़्यादातर हमारी अक्सरियत कौन लोग हैं, जो आटे पे इशू बन जाता है, अशिया ज़रूरिया पे हमें इशू बन जाता है, राशन जो आपका, बिजली, गैस, पानी, बिल्स, इन चीज़ों पे, ये बेसिक आपकी नीड्स हैं, इस पे रख के हम लोग अपना बजट बना रहे होते हैं घर का। और अगर मकान किराए का है तो एक बहुत बड़ा उस पर इशू आता है, ठीक है, तनख्वाह उसमें चली। अब ये चीज़ें देखकर हम लोग हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। हम तो सब्जियों की कीमतों में नहीं रिलीफ दे सके। यही ईद आई, टमाटर 50 रुपए वाला 350 रुपए फरोख्त हुआ, ऐसे ही है। कोई पूछने वाला ही नहीं। लीमू 800 जो था आज 350 रुपए पे आ गया, क्यों हुआ?
दो दिन में आप क्या फ्रूट ऐसी की कीमत कीमतें आ देख गई रहे थी। हैं, ऐसे ही है, फ्रूट की कीमतें फ्रूट इस वक्त आम का सीजन चल रहा है, टॉप का सीजन चल रहा है, आपकी कीमत उसकी क्यों नहीं कम? मैं परसों तरसों उससे आड़ू की कीमत क्यों नहीं फ्रूट कम लेने हुई? गया तो वो मैंने उसको पूछा भाई ईद से पहले तो ये सस्ते थे, उसने कहा कि ईद के बाद जो रेट्स हैं वो ईद से पहले वाले रेट से डबल हो गए हैं। अब पेट्रोल बढ़ा तो अब आपको एक और जवाब अब मिल आएगा, जाएगा। अब रेट कम कैसे होगा? ये एक दो आंधियां आने दे, हाँ, बिल्कुल। तूफान आने दे, फिर फ्रूट इनका फल गिरेगा, हाँ, तो फिर आपको कहने के परेशानी ले लो होगी। साढ़े को। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर शायद अगर ऐसे चित्रा साहब, लेना है तो फिर फायदा तो उतनी ना कमी हुआ भी ना, नहीं होगी, उतनी भी नहीं होगी जितनी नहीं होनी होगी, चाहिए। लेकिन फायदा तो ना हुआ ना। बिल्कुल ऐसे। अगर आपका आंधी तूफान से गिरने के बाद कीमत डाउन होती है तो आप रूटीन में उसको डाउन रखें। नुक्ता ये है कि अवाम बस इन्हीं चीज़ों के दरमियान घूमते रहेंगे, ना दिमाग को सुकून किसी का आएगा, और फिर हर घर में इन्हीं मसाइल की वजह से लड़ाई फिर झगड़े नहीं नहीं फिर आपको मेडिसिन भी भर जाएगी घर यही में, है। डिप्रेशन होगा। कैलकुलेशंस भी होंगी, फिर बैठेंगे लोग डिप्रेशन इकट्ठे। ये वैसे ना समझदारी है, होनी चाहिए, लाजमी मलजूम है। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं पंजाब हुकूमत के मरियम की दस्तक प्रोग्राम की, जिसका दायराकार बढ़ाने का फैसला किया गया है। सो ये मरियम की दस्तक प्रोग्राम है क्या, इसका दायराकार मजीद कैसे बढ़ाया जा रहा है, कौन लोग इससे मुस्तफिद हो सकेंगे और कैसे लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा? शायद सिप्रा साहब। देखें, मैं तो आप जिस तरह खुद जिक्र कर रही हैं कि लोगों को पैसे बढ़ा दें, उजरत बढ़ा दें रोजाना, और जो ये आप सबसे बड़ा नोटिफाई रिलीफ है करते आवाम के लिए। हैं लोग खुद ही काम कर लेंगे। सही बात है। ये इस तरह के प्रोग्राम्स और ये सारी चीजें और आना जाना, इसके ये लिए धक्के थोड़ी खाने चीजें पड़ते खाने की हैं। जरूरत ही नहीं है। लोग 8 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे भी मजदूरी करते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद अगर उनको पैसे अच्छे मिल जाएं तो वो हो जाए। आप अमल दरामद करवा लें इन चीज़ों पे, तो इन या प्रोजेक्ट्स मेरे का ख्याल से वो जो बुनियादी इस्तेमाल की चीजें ना उनके रेट्स कंट्रोल कर लें, इससे बड़ा कौन रिलीफ करेगा? कुछ नहीं मुझे हो बताएं, सकता। आज तक किसने किया है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बताएं, डीसी साहिब आपकी कहाँ है? बिल्कुल नहीं। कमिश्नर साहब कहाँ पे होते हैं? कमिश्नर कहीं साहब नजर है आए? खबरों में भी नहीं नजर आते अब तो। और कमिश्नर वो साहब निगरान दौर में ना, अब ये भी नहीं पता ये वो कौन है। निगरान दौर में हमें खबरों में नजर आते रहते थे वो कि मोहम्मद एक्टिव हैं, रंधावा फलां साहब जगह थे। जा रहे हैं, फलां जगह। अब वो भी ब्रेक लग गई है। देखें, बात यह है कि आपके निचली सतह पे जब, या ज़िला इंतज़ामिया जिनको हम लोग कहते हैं, जिन्होंने ज़िला का निज़ाम चलाना होता है, अगर वो इन चीज़ों को देख लें तो मेरे ख्याल में सीएम साहिबा को इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना लॉन्च करने की ज़रूरत है, ना प्रेजेंटेशंस लेने की ज़रूरत है, ना जाके कोई इस तरह की कुछ और ज़रूरत है। लोगों को खुशहाल करें, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अदरवाइज जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे में आप जो मर्जी शुरू कर लें, असल में कोई ना फ़ायदा उनकी नहीं टीम होगा। उन्हें गाइड करती है कि ऐसे रिलीफ वाले प्रोग्राम लेकर आए, तस्वीर साथ छपेगी, फलां मरियम की दस्तक, ये दस्तक, वो दस्तक, तो आपको बड़ा है ना। इससे ये जो तशहीर हो जाएगी। मरियम की दस्तक है, ये प्रोग्राम तो है बड़ा अच्छा, इसमें आपको घर बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अभी सिप्रा साहब एक मंजिल से गुजरे हैं पिछले कोई 4-5 दिन। मैंने और सिप्रा साहब ने बड़ी एफर्ट की है, ऑनलाइन जो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिसके हवाले से ये काम है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। एक हम लाइसेंस रीन्यू नहीं करवा सकते, कहने की हद तक तो ये सारी चीज़ें हैं कि सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन करने पे जब आते हैं तो वो होता कुछ नहीं। मसला ये है कि इससे हम ज़रूर ये कह लेते हैं कि PRA की सहूलियात मिल जाएंगी, एक्साइज़ की सहूलियात मिल जाएंगी, दीगर जो पंजाब गवर्नमेंट के मुतलका आपकी पब्लिक सर्विस की जितनी नहीं, भी ये काम इतनी है वो हो जाए। आसान नहीं होती जिस तरह बातों में या खबरों में और आसान लेकिन ये है कि आप फिर बंदे तो वही हैं जो आपने दफातर से उठा के तो लोगों के घरों तक भेजने हैं। ये जितने भी नए नुमाइंदे आपने ट्रेंड करवाने हैं वो उन्हीं लोगों से ट्रेंड होंगे जो पहले काम कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर उनके दफ्तर से आप निकाल के लोगों के घरों तक भेज रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल को करप्शन उस तरह कम होगी। आपको चाहिए कि लोगों को खुद एक्सेस दें सिस्टम तक, वो खुद सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकें। सिप्रा साहब और मैं पूरी कोशिश किया, लेकिन 7 दिन में हमारा लाइसेंस रीन्यू नहीं हो सका। और सिप्रा साहब को पता है कि 3 दफ़ा हमने मुतलका अफसर को फ़ोन पे भी बात की है, ऑनलाइन उनको तो मैसेज अगर आप लोगों के ये हालात है तो आम आवाम के क्या होंगे? मेरे पास 2 मिनट है, मुझे अगली खबर क्योंकि बहुत अहम है। रोज़ाना 3 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है एयरपोर्ट को। और होता क्या है कि यहाँ पर इस मौसम में परिंदों की भरमार हो जाती है और कितने खौफनाक और बड़े वाक़यात हुए हैं। ये डिसीजन ठीक लग रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में जो अतराफ़ के लोग हैं, जो आबादियाँ हैं, उस तरफ जाने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट्स पूरी दुनिया में बंद होते हैं, अब ये नहीं है यूके के में एयरपोर्ट्स पूरी रात भी बंद होते हैं कि अब लेकिन यहाँ हम पे वो लोड नहीं संभाल सकते, मैं आपको बता हम दूं। लोग
हमारे यहाँ बेसिकली जो एक इंटरनेशनल घंटे बंद रहता है तो इतना बैकअप हो जाता है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अराइवल डिपार्चर रात के औकात में ज़्यादा है, दिन में हमारी जो डोमेस्टिक सारी फ़्लाइट्स हैं वो चल रही होती हैं। ऐसे में भी अगर वो मुतासिर हो रही हैं, देखें सुबह के औकात में आप 3 घंटे इसको बंद कर रहे हैं, हल नहीं है। देखें मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी चीज़ का आखिरी हल नहीं है कि आप उसको बंद ही कर दें, उसका कोई ना कोई नेमल बदल हमारे पास ज़रूर होता है, लेकिन वो टेबल पर बैठ के अगर बात करें तो प्लानिंग करें तो फिर हो सकता है। साई साहब क्या कमेंट है ना, मेरा ख्याल है ये फैसलाबाद में पिछले दिनों में एक वाकया पेश आया जिसमें वो जो कोई जा रही थी, मेरा ख्याल है दुबई, और वो उससे परिंदा टकराया है। यहाँ लाहौर के एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं। आपको पता है यहाँ पे इन्होंने बड़ी कोशिश की है, इसके बावजूद वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो सिपरा साहब वाली बात है कि आप आखिरी जो बात है उसको सबसे पहले करते हैं कि एयरपोर्ट बंद कर लें, बाकी काम बाद में करेंगे। तो आप उस मसले को काबू पाएँ। आपके पास लोग जो निशानेबाज भी मौजूद हैं, आपके पास सारी, ये कोई परमानेंट हल नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेट हल भी तलाश करना जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज तो अल्लाह ताला की रहमत हुई है, बारिश हुई है, मौसम कुछ बेहतर है, लेकिन हमें इस शदीद गर्मी के साथ आगे गुजारा करना है। शदीद गर्मी में होता क्या है, आप घर हैं, आप बाहर हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप सफ़र कर रही हैं, आप इवन स्टूडियो में भी सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि एसी अच्छे काम नहीं, आज तो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। कभी क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को शदीद स्वेटिंग का मसला रहता है। कुछ लोगों को नॉर्मल स्वेटिंग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और कुछ लोगों को बहुत शिद्दत के साथ पसीना आता है। सो ये 2 कंडीशन हो गई। और कुछ लोगों को मुसलसल इस तरह से पसीना आता है कि हाथ भी गीले रहते हैं, पाँव भी गीले रहते हैं। अब डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं। ये नॉर्मल कब है और कब ये ख़तरनाक होता है, कौन कौन सी स्किन की प्रॉब्लम इससे कॉज होती हैं, ये हम ज़रूर इस पर बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। और लोग जो हैं वो सम टाइम तो शदीद किस्म के एम्बैरेसमेंट का शिकार होते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने दफातर में जाना होता है, जिन्होंने किसी मीटिंग में जाना होता है, जिन्होंने किसी इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जिन्होंने किसी तकरीब के लिए जाना होता है, कोई हाथ में लाने के लिए आगे करता है, आप परेशान होते हैं कि मुझे हाथ में लाना चाहिए या नहीं। फिर बहुत सारे लोग इस वजह से मैंने देखा है परेशान नज़र आते हैं कि बार बार उन्हें अपने जूते चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि जूतों में स्मेल इतनी हो जाती है। वो क्या होता है कि आपके पाँव मुसलसल गीले रहते हैं। सॉक्स अगर आप पहन लें, सॉक्स के बगैर अगर आप शूज़ पहने, ऐसे में आपको करना क्या है, क्या इसका इलाज मौजूद है, और अगर इलाज है तो इलाज है क्या, और क्या ये कोई बीमारी है कि ये नॉर्मल है, इसके लिए आपने एहतियात क्या करनी है, क्या ये जेनेटिक है, क्या इसके लिए कोई एज मैटर करती है। बहुत सारे सवालात मैं पूछूंगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर अजीम ने ज्वाइन किया है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अजीम जहांगीर को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, हमने ना नॉर्मली ये सुन रखा है कि पसीना आना अच्छा होता है, जितना पसीना आएगा अच्छा है, वेट भी कुछ लोग समझते हैं इससे रिड्यूस होता है। तो पसीना आना वाकई अच्छा है? देखिए, पसीना आना अच्छा तो बात की बात है, एक ज़रूरी है। उसकी मैं वजह बता देता हूँ, आप ये समझें, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आइंदा के लोगों के लिए, सारी उम्र के लिए उन्हें पता चल जाएगा पसीना आता क्यों है। पसीना इसलिए आता है कि आपकी बॉडी को एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए फंक्शन करने के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 98.8 आप कहते हैं ना जो, और 98.8 जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर। और अगर 99 यानी 0.2 डिग्रीज भी ऊपर चले जाए तो अल्लाह ने इतना एक्यूरेट बनाया बॉडी को कि अमेजिंग है। जितने अच्छे आप डॉक्टर होते हैं, जितने अच्छे आप साइंटिस्ट होते हैं ना, तो आप अल्लाह मियाँ से यू फॉल इन लव, नॉट बिकॉज आप मुसलमान हैं, आप वैसे ही उसके क्रिएटर की इस खूबसूरती पे कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है कि 0.2 ऊपर हो जाए तो हम कहते हैं बुखार हो गया इसको। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस 98.8 टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अल्लाह की अमेजिंग चीज़ें हैं जो हैं। आपके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ, जो ही आपका ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो बॉडी को पता चल जाता है और उसको ठंडा भी तो करना है। अब यहाँ पे बाहर पंखे तो लगे नहीं हुए और हर वक्त एसी भी नहीं होता। जब एसी नहीं था लोगों का टेम्परेचर तब भी 98.8 ही रहता था, राइट? तो कैसे रहता था? अल्लाह मियाँ ने, अब आपने देखा होगा कि जब ठंड में अगर आप गर्मी में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा दिल चाहता है कि आप, और आजकल जो पंखे भी आए हैं जो ऊपर एक छोटा सी मिस्ट फेंकते हैं, एक फुहार फेंकते हैं, एक बड़ी हल्की सी एक, वो जैसे हम शावर करते हैं, अब वो अगर आप ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद आप हवा थोड़ी सी देते हैं तो आपने देखा एकदम से कूल डाउन हो जाता है, राइट? अब हर वक्त इस तरह का फवारा या इस तरह का शावर अवेलेबल नहीं है, तो अल्लाह ने आपके जिस्म से ही पानी बाहर निकाल दिया और आपके जिस्म को गीला कर दिया। अब थोड़ी सी भी हवा लगेगी
तो जिस्म ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो ये वजह है पसीना आने की। ठीक है। अगर किसी को पसीना ना आए तो लोग बीमार हो सकते हैं। एक बीमारी है जिसमें एनहाइड्रोसिस हो जाता है। एनहाइड्रोसिस का मतलब है, हाइड्रोसिस का मतलब होता है पसीना आना, हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब है ज़्यादा आना, और एनहाइड्रोसिस का मतलब है ना आना। एक बीमारी ये है, पसीना ना आना बीमारी है। एक बीमारी है जिसमें पसीने वाले गदूद जो हैं वो बॉडी में नहीं होते, जेनेटिकली नहीं होते। उसमें लोग मरने वाले हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी में जाते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है। ठीक है। तो पसीने को कंट्रोल करना जो है वो तो बात की बात पहले है कि बॉडी को टेम्परेचर के लिए मौजूद है और इसको आपको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पसीना आता है तो उसको आने दें, नंबर एक। नंबर दो ये कि अब आप कह रहे हैं ज़्यादा आना, वो एक बीमारी है। तो अल्लाह ने जिस्म में हर चीज़ जिस तरह एतदाल के साथ बनाई है, तो पसीना एतदाल के साथ आना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को, अगर आप फ़र्ज़ करें बाहर जाती हैं और आप इंटरव्यू करने के लिए घूम रही हैं, फिर रही हैं बाज़ारों में, और आपको पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा, तो जो आपकी बॉडी की हीट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उससे हीट स्ट्रोक का ख़तरा है, लोग मर सकते हैं। राइट। तो उस वक्त आपको हल्का सा पसीना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो, लेकिन वो इतना होगा कि जिस तरह मिस्ट है, यानी हल्का सा पसीना आया और जब हवा लगी तो आपका जिस्म कूल डाउन हो गया। ये अब ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। कमर पे हमारे सबके थोड़ा बहुत पसीना आ जाता है। अच्छा, इसी तरह हर मशीन के अंदर जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा कंप्यूटर चिप लगे होते हैं बहुत सारी मशीनों में। मोटरसाइकिल का जो आपका सिलेंडर है उसके ऊपर एक छोटी छोटी सी एक झरियाँ सी बनी होती हैं जिसको फिन्स बोलते हैं। वो क्या है? ये सारे इनको हम कहते हैं हीट सिंक, यानी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सिंक हो जाती है, वो सिंक हो जाती है, नहीं ख़त्म हो जाती है। तो जो आपकी बगलों में पसीना आता है, ग्रोइन में पसीना आता है, अभी तक इसका कोई हम प्रूव नहीं कर सके, लेकिन मेरी अपनी राय में ये हीट सिंक्स हैं आपके। ठीक है। हीट आपकी वहाँ से सिंक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पसीना आता है, वहाँ पे हल्की सी हवा लगती है तो आपकी हीट सिंक हो जाती है। सही। तो अल्लाह मियाँ ने बजाय इसके, ये देखें, खूबसूरती देखें अल्लाह की कुदरत की और अल्लाह के निज़ाम की, कि अल्लाह में ये भी कर सकता था कि वो जो पसीना आपकी बगलों में आता है, आपके ग्रोइन में आता है, वो आपके हर वक्त ही मुँह पे आ रहा होता है, पूरे जिस्म पे आ रहा होता। तो अल्लाह मैंने वो एक ऐसी चीज़ ढकी चुपी बना दी है, मुझे लग रहा है जैसे कि वहाँ पे पसीना भी है, आपकी हीट भी, आपका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर भी होता रहे, लेकिन वो नज़र भी ना आए। बिल्कुल। अब वो बैलेंस होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है। जब एक हद तक पसीना आएगा, देखें आप अगर यहाँ पे 100 लोगों को लें तो 100 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 कहेंगे जी हमें बहुत ज़्यादा आता है। इसका मतलब बाकियों को तो आ रहा है, लेकिन वो एक तनासुब से रहा है, वो उनको बुरा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, मैंने अब आपसे ये तो ज़रूर पूछना है कि नॉर्मल क्या कंडीशन है और नॉर्मल से हटकर के सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन इससे पहले होता क्या है कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, लड़कियां, लड़के, या बाहर जो आम तौर पे काम कर रहे हैं, मजदूर वगैरह, मैं किचन में काम करने वाली ख़वातीन, हम देखते हैं पसीना आया, दुपट्टे से पकड़ के साफ़ कर लिया, आपने हाथ से ऐसे कर लिया। तो ये प्रैक्टिस कैसी है? और जब आपको पसीना आ रहा है तो आपने करना क्या है कि आपकी स्किन भी ख़राब ना हो? देखिए, पसीने को खुश्क करना बिल्कुल नॉर्मल है, आप करें, दुपट्टे से कर लें, साफ़ होना चाहिए। अब प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब एक्सेसिव आने लग जाए। एक्सेसिव का मतलब है आप बावर्ची खाने में नहीं है, आप किसी हीट वाली जगह पे नहीं है, लेकिन आपको इतना आए कि आप एम्बेरसमेंट की हद तक आ जाए, आपकी आर्म पिट्स में, आपके बगलों में इतना आए कि आपकी पूरी शर्ट ख़राब हो जाए, आप किसी मीटिंग में जाने लगे हैं या आप किसी हाथ में डालने लगे हैं, आपके हाथों पे, पाँव पे, देखें कोई 80-90% लोगों को इतना नहीं आता, विच मीन्स कि वो 80-90% लोग नॉर्मल हैं, क्योंकि उनको जब आता है तो एक ख़ास उस पर आता है जब उनको पसीना आने की ज़रूरत है। अब जब पसीना सर्दियों में भी आने लग जाएगा, दैट इज अब नॉर्मल, क्योंकि उसको फिजियोलॉजिकली उसको जरूरत नहीं है, बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, वो फितरी अमल से हटके हो गया। अब आप ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहली बात तो अगर पसीना आए ज़्यादा तो होता है कि आपका क्वेश्चन ये था कि आप प्रोग्राम से पहले मुझे बोले कि क्या उसकी क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर हाथों या पाँव में ज़्यादा आता है तो एक तो फंगस होने लग जाता है, क्योंकि फंगस को या फफूंदी को हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, गर्म और जिसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। तो आपने देखा होगा जब आपने अगर डबल रोटी बाहर रख देते हैं तो आम दिनों में शायद नहीं होती, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, तो फंगस को ये बड़ा अच्छा माहौल लगता है। तो पाँव में अगर आप पसीना भी आ गया, गर्मी भी आई, तो बड़ा मज़े का मौसम हो गया, तो वहाँ पे फंगस उगता है। डॉक्टर साहब, ये कोई बीमारी है? क्योंकि उन लोगों के लिए जो कोई इलाज भी नहीं कराते, मुसलसल हाथ गीले रहते हैं, पाँव में पसीने से स्मेल आती है, तो उनको हम बता दें कि ये बीमारी है। इसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि एक एनहाइड्रोसिस, अगर बिल्कुल पसीना
पसीना आ ही नहीं रहा। ठीक है। और फर्ज करें आपने देखा होगा, और ये काफ़ी दफ़ा माँ बाप को भी पता नहीं चलता कि बच्चा जो ही गर्मियाँ आती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो बच्चे को बुखार हो जाता है। अब वो कहते हैं जी बच्चे को बुखार हो गया था, वो जाते हैं लोग, कोई डॉक्टर भी समझते हैं शायद ये इसको इन्फेक्शन थी, वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। वो एक्चुअली उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। होते हैं जब तक हम इसको ठंड में रखते हैं तो उस बीमारी का नाम एनहाइड्रोसिस है। उसके लिए भी हम थोड़ा सा उनका इलाज, उनको नए आप वो ग्लैंड तो नहीं उगा सकते, लेकिन आप उनको ये बता सकते हैं कि कैसे ठंडा रखना है जिस्म को और कैसे, ठीक है जी। अब जो हाइपर हाइड्रोसिस है, जो ज़्यादा, हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइड्रोसिस का मतलब ज़्यादा पसीना आना, वो भी एक बीमारी है। वो आम तौर पे 3 जगहों पे आता है। या आपके आर्मपिट्स में बहुत ज़्यादा आता है, ग्रोइन में चूँकि छुपा रहता है इसलिए लोग बॉदर नहीं करते, और हाथों और पाँव पे तो बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। जब आप हाथ में लाते हैं तो लोग अवॉइड करते हैं हाथ में लाना। उसके लिए जो है वो पाँव में तो ये मसला हो गया। हाथों में अगर हर वक्त आपके हाथ गीले रहेंगे तो यहाँ पे अगर फंगस नहीं होता तो हाथों की जल्द बिल्कुल बारीक उतरने लग जाती है। चूँकि ये नमी पे हर वक्त हाथों का रहना नॉर्मल तो नहीं है जी, बिल्कुल ये कुदरती अमल से, फितरी अमल से थोड़ा सा हट के है। तो उससे वो ऊपर से एक एक्जिमा खास किस्म का होता है। कभी तो साइडों पे उंगलियों के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, क्योंकि वो पसीना आने वाले जो वदूद हैं उनकी जो पाइप है जो बाहर पसीने को लेकर ये जिस्म की जिल्द के अंदर अल्लाह ने लगाए हुए हैं। और ये भी अमेजिंग है कि वो ख़ास टेम्परेचर पे काम करेंगे, सर्दियों में काम नहीं करेंगे, गर्मियों में काम करेंगे। जब इतना पसीना आएगा उसके बाद वो बंद हो जाएंगे काम करना। वो अगर बंद नहीं हो रहे काम करना, जब एक ख़ास थोड़ा बहुत पसीना आ गया, गर्मियों में आ गया, तो इसका मतलब है आपको ये बीमारी है। हाइपर हाइड्रोसिस एक बीमारी है जिसका 100% तकरीबन इलाज मुमकिन है, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो जो वदूद हैं वो कुछ आपकी इंटरनल बीमारियों की वजह से भी आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है। जिस तरह लोगों को जिनको थायराइड का मसला हो उनको ज़्यादा आ सकता है पसीना, और इस तरह की कुछ और बीमारियाँ, तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट पहले करते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि अगर ये वाकई में एबनॉर्मल पसीना है तो उसका फिर इलाज किया जा सकता है। इलाज के लिए जो सबसे पहले हम लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि पसीना आना अननेसेसरी बंद हो जाता है। तो वो उन्हीं जगहों पे लगानी है, अगर हाथों में आता है, पैरों में आता है, तो बिल्कुल वो लगानी है। अगर उससे नहीं होता तो अब पाकिस्तान में ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ कंपाउंड करवा सकते हैं। डॉक्टर जो हैं वो अभी एक है ना वन साइज़ फिट्स ऑल, कि जी एक ही कपड़े हैं, आपने चाहे बड़े हैं छोटे हैं उसी साइज़ के पहनने। इस तरह दवाइयों में भी हमने ये देखा है कि बजाय इसके कि दवाइयाँ एक ही दवाई हर एक को दी जाए, ये जो कंपाउंडिंग है ये हमारे लिए, हमारे जो कहते थे ना कंपाउंडर, आप भी जब बचपन में आपने देखा होगा ये कंपाउंड करके देते थे। उसकी खूबसूरती ये कि आप पेशेंट टू पेशेंट दवाई का ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर किसी को 18 के बजाय 20 मिलीग्राम की जरूरत है वो दे सकते हैं। अब वो आप या 18 वाली तो आएगी नहीं, या 15 वाली आएगी, या 20 वाली आएगी, लेकिन अगर 18 वाली चाहिए तो वो दे सकते हैं आप। तो ये इस तरह हमारे जो ये जो दवाइयाँ हैं पसीने, इसको हम ऊपर नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन करके वो है, ये है लगाने वाली। ठीक है। अगर लगाने वाली से फ़ायदा नहीं होता, फ़र्ज करें, और आप कहते हैं लगाने तो मैं लगा रहे हैं और उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दूसरा एक जो तरीका इलाज है उसको हम कहते हैं आयोंटोफोरेसिस। वो एक ख़ास किस्म की वेव्स होती हैं जो कि निकलती हैं ख़ास किस्म के इक्विपमेंट में। उनका कहते हैं हम आप अपना हाथ रख लें, और वो क्लिनिक में आके करवाना पड़ता है। पहले हर दिन या हर दूसरे दिन करवाना पड़ता है। जब पसीना आना कम हो जाए तो फिर हम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बुलाते हैं पेशेंट को, फिर कहते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में 1 दफ़ा आके करवा लिया करो। उसमें आप हाथ रख देते हैं या पाँव रख देते हैं पेशेंट के, और पेशेंट बैठा कोई टीवी वगैरह देखते हो 10-15 मिनट में वो ख़ास जो वेव्स हैं वो उन ग्लैंड्स को एक किस्म का थोड़ा सा काम डाउन कर देती हैं जो पसीना बना रहे हैं, और या तो ये हो सकता है। ठीक है। तीसरी जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपने तो सुनी होगी, सिर्फ खूबसूरती के हवाले से, बोटॉक्स जो है जी। अब बोटॉक्स जो है वो ये क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट, सिर्फ हम खूबसूरती के लिए नहीं लगाते, वो भी लगाते हैं, हाँ झुर्रियों के लिए लगाते हैं, लेकिन ये इसका इस्तेमाल बाद में आया था। बोटॉक्स जो बनी थी वो बनी थी किसी भी मसल को रिलैक्स करने के लिए। अगर किसी को टॉर्टिकोलिस है, आपने देखा होगा लोगों का काफ़ी दफ़ा वो इस तरह टेढ़ी गर्दन करके चल रहे होते हैं, जब तक कि उनका वो मसल जो ज़्यादा पुल कर रहा है उसको काटा ना जाए थोड़ा सा, वो सीधी नहीं हो सकती। पहले ये था। अगर कोई भेंगापन है किसी का तो इसका अंदर जो दरमियान वाली आंखों के मसल हैं वो इतना ज़्यादा उसको कर रहे हैं कि उसका जो आई बॉल है वो दरमियान में आ गया, राइट। ये जो बोटॉक्स था, या अभी भी हमें याद जो हुआ और जब जो हम भी अभी भी करते हैं, उसका इस्तेमाल वो ये था कि उन मसल को बजाय काटने के उन्हें रिलैक्स कर दें। कुछ लोग टिप टो पे चलते हैं, बच्चे आपने देखा बड़े कि वो अपने सिर्फ पाँव की उंगलियों पे चल रहे होते हैं और एड़ियाँ उठाई होती हैं। उनके पीछे वाले जो मसल हैं, जो पिंडी के मसल हैं, इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं बिला वजह कि उनको पहले था कि पहले सर्जरी करें क्या करें, अब हम उनको मसल को वो लगा सकते हैं। बोटॉक्स जो है जब लोगों को मसल
ये जो आपकी माइग्रेन है, माइग्रेन ठीक नहीं हो रही तो उसका मसल जो उनके अकड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खिंचे हुए होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए ये बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। हमारे पास हम करते तो कॉस्मेटिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजी करते हैं, लेकिन बाद दफ़ा लोगों को, कुछ लोगों को जो आंखें झपकती हैं, ब्लेफरोस्पैज्म उसको बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा झपक रही होती हैं कि बेचारे खुल ही नहीं रख सकते, उनको नज़र नहीं आता। तो वहाँ पर भी अगर हम मसल को रिलैक्स कर सकते हैं तो बोटॉक्स इन तमाम चीज़ों में काम करता है। अब एक और जो बोटॉक्स का जो है, जो लोगों को बहुत कम पता है, वो ये है कि बोटॉक्स जो है वो आपके वो जो आपके ग्लैंड्स हैं जो कि आपका बना रहे हैं पसीना, उनको भी काम डाउन करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो हम बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी सुई से, जो कि बाल जैसी छोटी होती है और बहुत ही थोड़ी सी होती है सुई, क्योंकि हमें जिल्द के अंदर जाना है, हमें मसल तक नहीं जाना। ठीक है। वो उससे हम पूरे हाथों पे, चूँकि दर्द नहीं होती उससे, वो इतनी बारीक होती है उससे दर्द नहीं होती, उससे हम इंजेक्शन लगा सकते हैं आर्मपिट्स में भी, हाथों पे भी, पाँव पे भी, और वो 3 से 6 महीने तक जो है वो नॉर्मल हो जाता है पसीना आना जो है। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, क्या कुछ लोगों की ना पसीने से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, क्या इसका भी इलाज है, या कोई बीमारी है, या हम जो बोटॉक्स का इलाज आपने बताया इससे भी छुटकारा मिल जाता है? जी, अब जो पसीना है उसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अगर पसीना सिर्फ वहाँ पे नमी छोड़ रहा हो तो एक बात है, अब वहाँ पे नमी की वजह से बैक्टीरिया भी कुछ उगने लग जाते हैं जो कि स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो और ये भी बीमारी, इसका नाम ब्रोमहाइड्रोसिस है। अच्छा। तो ये तमाम किताबों में लिखी हुई बीमारी, अनफॉर्चुनेटली चूँकि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, और वो आप बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि पब्लिक को ये पता चले बीमारी, क्योंकि कुछ लोगों को बेचारों को यही पता नहीं होता, आप सही कह रही थी कि ये बीमारी है भी कि नहीं, वो समझते हैं हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ। तो बीमारी है ये, इसको ब्रोमहाइड्रोसिस बोलते हैं, तो उसका भी इलाज है। उसके इलाज के लिए हम थोड़ी सी लगाने वाली कुछ एंटीबायोटिक्स आप देते हैं। जितने मर्जी परफ्यूम लगा लें, कुछ लोगों के साथ ये मसला रहता है, वो किसी फंक्शन में नहीं जा सकते हैं, किसी मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, इवन आप एयर कंडीशन वाली जगह पे जाएं, कुछ लोग अगर इस प्रॉब्लम के साथ बैठे हैं तो वहाँ पे दूसरे लोगों का बैठना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो ब्रोमहाइड्रोसिस के लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं लगाने वाली, और लगाने वाली में दोनों ही चीज़ें होंगी कि एक तो स्मेल ख़त्म करने वाली भी हो उसके अंदर, और साथ ही साथ उसमें पसीने को कम करने वाली भी हो। तो जब दोनों चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे तो ब्रोमहाइड्रोसिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सेफ हैं दवाइयाँ, और मुझे ये बता दें कि मतलब मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बच्चों में तो आम तौर पे ऐसा मसला ज़्यादा नहीं होता, और जो होता है वो फिजियोलॉजिक होता है। ठीक है। बच्चों का आपने देखा होगा जब बच्चे जुराबें उतारते हैं तो माएँ कहती हैं जी बड़ा इसके पाँव में से बू आती है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को पसीना इसलिए ज़्यादा आता है कि वो भागते दौड़ते ज़्यादा है। तो उसके लिए आप उनकी जुराबें, एक तो ये देखें कि उनको हमेशा कॉटन की जुराबें पहनाएं, चाहे अब बड़े हैं, छोटे हैं, मर्द हैं, औरत हैं, कोशिश करें कि नायलॉन की जुराबें ना पहने, क्योंकि नायलॉन पसीना एब्जॉर्ब नहीं करता। बिल्कुल। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कॉटन के उसमें, तो आपने 100% कॉटन की जुराबें पहने, मोटी चाहे ना हो, लेकिन हों कॉटन की, क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है। तो पसीना आपकी जिल्द के साथ नहीं रहेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें, राइट। बच्चों की जो जुराबें हैं वो ज़्यादा ऑफन चेंज करें। अगर बच्चे सुबह दोपहर तक आपको लगता है कि उनकी जुराबें गंदी हो गई हैं, वापस आए हैं दोबारा खेलने के लिए, दोबारा उनकी जुराबें जो जुराबें जितनी मोटी होंगी, तो जो टावल टाइप जुराबें वो आप पहना के बच्चों को भेज सकते हैं जब वो खेलने जाएं, जब आपको पता है कि उनका पसीना ज़्यादा आना है। धोना हाथों को बार बार बड़ी अच्छी बात है, उससे जरासीम वैसे भी धुल जाते हैं। मैंने इस तरफ भी आना था, क्या जिन लोगों को हाथों पे मुसलसल पसीना आता है ना, उनको एहसास रहता है कि पता नहीं हाथ साफ होंगे या नहीं, जर्म्स, हम मुसलसल क्या हाथ धोएं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जी जिनको पाँव में मुसलसल पसीना आता है, उन्हें ओपन जूतियाँ पहननी है, शूज़ वगैरह वो अवॉइड करें? देखें, ज़्यादा पसीना आना, आप चाहे ओपन जूतियाँ भी पहने, उनको ज़्यादा पसीना आता है। जिस तरह आप हाथों पे तो उन्होंने जुराबें नहीं पहनी होती, लेकिन हाथों में भी पसीना आता है, तो वो तो बीमारी है। ठीक है। वो जब तक आप बीमारी ठीक नहीं करेंगे, चाहे आप ओपन जूता भी पहनेंगे, तो वो भी ज़्यादा स्वेट से ना ख़राब हो जाएगा, राइट। तो वो तो इलाज करवाना ही करवाना है। ठीक है। अब नॉर्मल लोगों के लिए भी तो प्रॉब्लम होती है कि उनको भी पसीना तो आएगा पाँव में, तो उसके लिए क्या करना है? नंबर 1, हमारा जो नबी पाक का जो तरीका है ना कि जी जब भी आप वुज़ू करें तो उंगलियों के दरमियान में से मसा करें। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, यानी हम काफ़ी दफ़ा ना अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें हैं, वो हम सुन्नत को हम समझ सुन्नत है, हर चीज़ किसी मसलहत के तहत है। मसलहत के, और ये बड़ी खूबसूरत मसलहत है इसमें। जो लोग अपने पाँव का 5 दफ़ा पाँव धोते हैं, दुनिया में कौन शख्स है और जो 5 दफ़ा दुनिया में पाँव धोए? और आप एक वजह से 5 नमाज़ें भी पढ़ने की कोशिश ना किया करें जब तक कि मजबूरी ना हो, क्योंकि जिसने 5 दफ़ा पाँव धो लिया, अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है
कि हम 5 दफ़ा पाँव तो धोते हैं लेकिन खुश्क नहीं करते। तो एक चाहे तौलिया अलग से रख लें, टिश्यू से खुश्क कर लें और तौलिया अलग से रख लें। पाँव को धोना ज़रूरी है लेकिन खुश्क करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो 2 चीज़ें हो गई। और अब आपने देखा होगा मस्जिद में काफ़ी दफ़ा जाता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि मस्जिद तो इतनी प्यारी जगह, वहाँ पे इतनी स्मेल आ रही होती है क्योंकि लोग एक ही वजू से बार बार करते हैं। और अगर आप एक वजू से करें तो कम से कम पाँव ज़रूर धो के जाएँ मस्जिद में, क्योंकि लोगों को भी स्मेल ना आए और वो आपके लिए एक हाइजेनिक तरीका है। सेकंड चीज़ ये होगी कि आपने जुराबें पहनी, चाहे बारीक जुराबें पहने, चाहे किसी कलर की पहने, लेकिन वो नायलॉन वाली ना हो, उसके अंदर कॉटन की हो। और तीसरी बात यह कि उसके लिए अगर आपको ज़्यादा है, अपने डॉक्टर से मशवरा करना इसलिए ज़रूरी है कि मुमकिन है कि पसीना आना आपकी किसी अंडरलाइंग डिजीज़ का मूजब यानी वो निशानी हो। तो लोगों को मुमकिन है आपका थायराइड भी डॉक्टर चेक कराएं, आपका और कोई 1-2 और बीमारी है वो चेक करवाएं। और अगर आपको फिर भी पसीना ज़्यादा आता है तो फिर ये इलाज इतना सस्ता है कि ज़रूरी नहीं कि बोटॉक्स अगर महंगा तो आपने वही ज़रूर करवाना है। बिल लगाने वाली दवाइयों से तो हमारे 90% 80% पेशेंट उसी से ठीक हो जाते हैं। सही, यानी इसका मुस्तनद इलाज मौजूद है और सब लोगों को इलाज कराना भी चाहिए जिनके साथ ये मसला है, जिनको नॉर्मल रूटीन से हटकर ज़्यादा पसीना हाथों पैरों में आता है। सो ये इसका मुस्तनद इलाज मौजूद है, लेकिन मुस्तनद डॉक्टर के पास ही जाकर इसका इलाज कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, तो ये नन्ही मंतिशा फातिमा आपने देखी जो कि बड़ी ज़बरदस्त शायरी करती है और किस खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज के साथ, यानी हर शायर का एक अपना मुनफरिद अंदाज होता है। सो हमारी ये नन्ही शायरा जो हैं इनका भी मुनफरिद अंदाज आपने देख लिया। छोटे छोटे बच्चों के शौक बड़े डिफरेंट होते हैं, खेलना और आजकल सोशल मीडिया, बड़ी एक्टिविटीज़ बच्चों की डिफरेंट होती हैं। अच्छा, हमें आज मुनफरिद मेहमान हमारी इस तरह से लगी कि शायरी भी क्या छोटे बच्चों का शौक होता है। 7 साला मंतिशा हमारी आज की मेहमान हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त शायरी करती हैं और बड़े मुनफरिद अंदाज के साथ करते हैं। तो वेलकम कहेंगे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम मंतिशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, शायरी कब से कर रही हैं और शौक कैसे आया? ये मुझे बहुत साल हो गए और मुझे शौक आया कि ना एक दफ़ा मेरी मम्मा जो है ना वो टिकटॉक बना रही थी, उन्हें ना नहीं करना आ रहा था, एक शेर था वो। तो ना मैंने वो याद कर लिया और वो ना मैंने याद करके अपनी नानो को सुना दिया। तो नानो ने कहा वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया। तो तब से मुझे शौक पड़ गया। हाँ, तो मुझे बताओ कि सबसे पसंदीदा शायर कौन से जिनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है? मुझे हबीब जालिब। हबीब जालिब की शायरी अच्छी लगती है। तो मुझे ये बता दो, शायरी के लिए तो उर्दू अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। 7 साल की अभी आप हो, तो कौन सारी ये तैयारी कराता है? शेर बार बार पढ़ाना, उसको किस तरह से बयान करना है, कौन ट्रेनिंग कराता है? दरअसल मेरी मम्मा जो है वो इस वक्त MY के न्यूज़ पर है, तो वो बिज़ी रहती हैं अपने काम पर, तो मेरी नानो करती है मेरे पास। अच्छा, तो सारी ट्रेनिंग आपको अपन नानो कराती हैं। स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती हो इस तरह के जो कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पर शायरी वगैरह? करती। ठीक है, सुनाना क्या चाहोगी? कुछ सुनाओ अपनी शायरी में से जो बहुत अच्छा आता है। सिटी 42 लाहौर का चैनल है, तो इसलिए पहले मैं आपको लाहौर पर एक शायरी सुनाती हूँ। अरे जबरदस्त, वाह वाह, तैयारी करके आई हैं। क्या सुना रही हैं? मैं सुना रही हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहो, रिलैक्स रहो। जो आता अच्छा ज़रूरी नहीं वो बाद में सुना देना, जो अच्छा आता है वो सुना दो। ओके, चलो भूल गए, जो तैयारी की है वो ना सुनाओ, जो सबसे अच्छा आता है वो सुना दो। मुझे हबीब जाली का एक शेर आता है, वो आपको सुना दो। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते, है कौन जमाने में मेरा पूछने वाला, नादान है जो कहते हैं कि घर क्यों नहीं जाते, शोले हैं तो क्यों इनको भड़कते नहीं देखा, है खाक तो राहों में बिखर क्यों नहीं जाते, आंसू भी हैं आंखों में, दुआएं भी हैं लब पर, बिगड़े हुए हालात समझ क्यों नहीं जाते, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते। बड़ी बात है, जबरदस्त। मैं तो कहती हूँ कमाल कर दिया आपने। मुझे बताया कितनी तैयारी करती हैं? स्कूल में टीचर भी तैयारी कराती है? नो। अच्छा, यानी आपके घर में ये तमाम एफर्ट हो रही है।
हाँ जी बिल्कुल। और किसको शायरी का शौक है घर में? अम्मा अब्बा में से किसी को है, बहन भाइयों में से, या आप अकेली हैं? मैं और मेरी नानो। आप और आपकी नानू है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, मैंने तो सुना आप पंजाबी में भी शायरी कर लेती हैं। जी बिल्कुल। मुश्किल नहीं लगता? नो। पंजाबी में कुछ सुनाओगी अगर याद है तो? हाँ। जरूर। पहली गलती कि सारी गलती मेरी नहीं, अच्छा चल जे है भी ते की मैं तेरी नहीं। ओ कहंदा है कि प्यार ते जंग विच जायज़ है सब। ओ कहंदा है कि प्यार ते जंग विच जायज़ है सब। मैं कहनी हां फेरा फेरी नहीं। मेरी मन ते आपो अपने राह पाई है। मेरी मन ते आपो अपने राह पाई है। की कहना है जिंदगी हुई बथेरी नहीं। वाह 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 वाह। तो आपने याद किया था जिसको भी लाहौर के जलवे मिल जाएं। जी। तो हमें सुनाओ ना। जिसको भी लाहौर के जलवे मिल जाएं, उसका चेहरा खुशी से खिल जाए, फिर उसकी लाहौर से दूरी मुश्किल है। जिसको लाहौरी आगोश मिल जाए। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आपने सिटी 42 के लिए स्पेशली, क्योंकि लाहौर का चैनल है, तो हमारी मेहमान ने ये स्पेशली लाहौर के लिए और सिटी 42 के लिए शायरी जो है वो रखी थी। मुझे बताओ करना क्या होता है जो बच्चे शायरी सीखना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी के साथ कुछ इस तरह करें, क्या करना है उन्हें? बेसिकली तैयारी करनी पड़ती है, बार बार जी तैयारी रिहर्सल करनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, तो शेर जो आपकी सिलेक्शन होती है कि अब आपको ये शेर ट्राई करा रहे हैं, ये आपने याद करना है, वो कौन सेलेक्ट करते हैं? आपकी नानी? जी बिल्कुल सही। उनकी अपनी डायरी है जिसमें से वो मुझे करवाती हैं। अच्छा, तो कुछ वर्ड्स मुश्किल लगते हैं, उनको बार बार रिपीट करती हो? हाँ जी बिल्कुल लगते होंगे। अब जो शायरी सीखती हो उसका मतलब भी सारा नानी बताती हैं कि इसमें ये बात बता रहा है शायर, इसका मतलब ये है? नहीं, मैं खुद भी करती हूँ, मुझे खुद भी पता होता है कि इसका मतलब ये है, और अगर कुछ मुझे नहीं पता होता तो मैं अपनी नानी से पूछ लेती हूँ। अच्छा, तो ये जो हाथ इस तरह करना है, ये कौन सिखाता है? ये मैं खुद। ये खुद? वाह वाह वाह। तो आप तो अब आम बातें करते हुए भी, तो क्या प्लान है आगे, क्या करना है? इस तरह शायरी करोगी? बड़ी शायरा बनने का प्लान है? जी बिल्कुल। बड़ी होके खुद भी लिखोगी? बिल्कुल। वाह। मैं भी उर्दू बहुत अच्छी लिखती हूँ, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। हाँ, ग्रेट। सो क्लासरूम में जो आपकी फ्रेंड्स होती होंगी वो तो कहती होंगी कि कुछ सुनाओ शायरी, सुना देती हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जब असेंबली होती है तो टीचर्स मैम सब कहते हैं कि हमें कुछ सुनाओ, फरमाइश करते हैं मेरे से। अच्छा, कुछ और अच्छा सुनाना चाहोगी? कोई शेर याद है? हाँ। चलो सुना दो। मेरी एक मटकी है। हाँ सुनाओ। 1 रुपए दी कनक ले आंदी, बोल मेरी मटकी तो छनेगी के ना साइया साडे कोल चंदी भी ना, छनी छनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तो पिसेगी के ना साइया साडे कोल पिसदी भी ना, पिसी पसाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तो गुंदेगी के ना साइया साडे कोल गुंदी भी ना, गुनी गुनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तो पकाएंगी के ना साइया साडे कोल पकदी भी ना, पकी पकाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तो खाएंगी के ना। अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्ते तवा, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्ते तवा। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ टैलेंट कितना है। वो जो आपने सुना ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, मेरे ख्याल से ये उसमें पूरा उतर रही हैं। चलिए जी, गुड लक। इसी तरह से जबरदस्त एक मेरी और भी है पंजाबी। सुना दो। पुख विच पर्दा दारी का दी, चादर 4 दीवारी का दी, मेरे घर दियां कंधा कोई नहीं, बूहा कादा बारी का दी, जे मुश्किल वेले कम ना आवे, जे मुश्किल वेले कम ना आवे, कादा यार तैयारी का दी। हर वेले मैं भुख दे नशे च, हर वेले मैं भुख दे नशे च, लोकी कैन खुमारी का दी, मशवरे नहीं मेरे दर्दां दा हल, मशवरे नहीं मेरे दर्दां दा हल, कुछ पुखदा सोचिए ते बीमारी का दी, पुख विच पर्दादारी का दी, चादर 4 दीवारी का। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इतना जबरदस्त मैसेज भी और इतना जबरदस्त अंदाज भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे और बहुत ज़बरदस्त शायरी आप आगे करो और बड़ी सी शायरा बनो आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवा दें, कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। हमें इजाज़त दीजिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।